हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन बहुत खास है, आज दिन बहुत खास है। पधारे आज बहुत ही खास मेहमान हैं, पधारे आज बहुत ही खास मेहमान हैं। थोड़ा सा वक्त देकर इनका स्वागत करें, थोड़ा सा वक्त देकर इनका स्वागत करें, क्योंकि ये हमारी शान है, क्योंकि ये हमारी शान है। स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम गोधली में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास मेहमान से। तो आइए आज देखते हैं कौन है हमारे बीच खास और क्या कुछ जानकारियां हमें मिलने वाली हैं। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शाम सलाम। कैसे हैं आप सब? और स्टूडियो में हाजिर है आपकी अपनी आरजे जिमी। और आज का गोधली का ये प्रोग्राम हम अपनी 2 लाइनों से स्टार्ट करना चाहेंगे कि बेवजह का दिखावा न बेवजह का ढोंग, बेवजह का दिखावा न बेवजह का ढोंग, खुशियाँ बेकार लगती हैं अगर हो जाए रोग। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालो, स्वस्थ खुशहाल जीवन के लिए अपनाएं योग। आज मैंने योग की बात इसलिए की है, क्यों की है, ये आपको हम अब बस अभी बताते हैं। उससे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मिस्टर उपवन कंवल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है आरजे जिमी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जिमी जी। आज आपने योग से शुरुआत की, हम लोग की दिनचर्या भी योग से ही शुरू होती है, तो किससे आप हमारे श्रोताओं को और हमें रूबरू करा रही हैं? जी लिसनर, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे बीच मौजूद हैं सुधांशु द्विवेदी जी, जो कि योग प्रशिक्षक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गोंडा से मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आज ढेरों सारी जानकारियां हमें सर से मिलने वाली हैं, तो सर का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सर की तारीफ हम सर से ही जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद आप सभी का। और विशेष मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर विभिन्न पिछले लगभग 8 वर्षों से मैं योग की सेवाएं दे रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब में अभी पिछले 3 साल से हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न गाँवों में और लगभग 800 स्कूलों में भी हमने योग का अभ्यास करवा रखा है, और लगभग सभी वार्डों में आसपास के 4-5 जिलों में भी। सुधांशु जी, क्योंकि ये हमारा कम्युनिटी रेडियो है, हमारी समुदाय के लोग कैसे आपको जाने, कैसे पहचाने, आप यहाँ से ही बढ़कर इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो समुदाय के लोगों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, जो आपका नितांत परिचय हो, यानी कि आपका नाम, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई बहन, इन सब के बारे में बताइए, और फिर अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, जो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक गई है। मेरा नाम सुधांशु द्विवेदी है, मैं योग प्रशिक्षक हूँ यहाँ गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। पिताजी का नाम हमारे श्री प्रेम शंकर द्विवेदी है, वो अभी इस समय अयोध्या मंडल में उनके पोस्टिंग है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है और डेयरी डिपार्टमेंट में सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। और एक हम 2 भाई हैं, बड़े भाई साहब हमारे इस समय झांसी में हैं, वो सीनियर साइंटिस्ट हैं CCRS में, और हमारी सिस्टर नहीं है कोई, और साथ ही साथ माताजी हैं घर में, तो वो हाउस वाइफ है। और उन सभी के आशीर्वाद से ही आज ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जो भी कुछ है। मैंने बचपन से शिक्षा दीक्षा जो ली है वो क्लास 1 to 10 तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है, सेंट्रल स्कूल में। और पिताजी की जॉब के साथ साथ जहाँ पर वो रहे तो हम भी वहाँ पर रहते रहे, आजमगढ़ भी रहे और जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता रहा। उसके साथ ही साथ 11th और 12th मैंने यही गोंडा में फातिमा स्कूल से किया है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से किया है। उसके बाद फिर पतंजलि में आना हो गया, और परम पूज्य महाराज जी जो योग गुरु हैं विश्व के, तो उनका शुभ आशीष मिला, और फिर उसके बाद मास्टर्स आदि करने के बाद फिर उनका शुभ आशीष प्राप्त होता रहा, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट सेवा में भी अभी। सुधांशु जी, आपने बहुत जल्दी मास्टर्स कह दिया, मास्टर्स किया किसमें? इसी मास्टर्स योग में ही किया है, योग सब्जेक्ट ही रहा मेरा, और ग्रेजुएशन में भी मेरा योग सब्जेक्ट ही रहा, योग टूरिज्म और साइकोलॉजी। जी, जैसे होता क्या है कि आपके 3 सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में लिए जाते हैं, योग, टूरिज्म और साइकोलॉजी। आप देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में रहे, क्या रमणीक वातावरण, पहाड़, नीचे झरने, उसके बाद शांति के अलग स्फूर्ति शांति से आपको मिल सकती थी। और अगर आप उसी टूरिज्म को अपना कैरियर चुनते, पूरा उत्तरांचल पर्यटन स्थलों से भरा पड़ा है,
अगर आप गाइड भी बन सकते थे, टूरिस्ट ऑफिसर भी बन सकते थे, तो आपने योग ही क्यों चुना? योग मैंने विशेषकर इसलिए चुना क्योंकि ये एक सबसे अच्छी फील्ड है। हम किसी भी हम IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, या टूरिज्म के क्षेत्र में जाएं, या साइकोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, या हम एक अच्छे डॉक्टर भी हो जाएं, लेकिन सबसे पहला जो सूत्र है जो बताया जाता है, हमारे पूर्वज भी बताते चले आ रहे हैं कि सबसे पहला जो सूत्र है निरोगी काया व्यक्ति का, और ये हमें योग से ही मिल सकता है। तो योग एक ऐसा क्षेत्र है जिससे, जैसे जनरली लोग जो जॉब करते हैं या किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो विशेषकर पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा भी आज की यूथ में या आज के गार्जियन में भी, लोगों में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ डेवलप होती चली जा रही है। तो इससे बचने के लिए पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़, योग एक ऐसी फील्ड है जिससे हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। तो और इससे हमारा कोई भी शारीरिक मानसिक व्याधियाँ हम में नहीं उत्पन्न होंगी और समाज को भी हम अच्छा दे सकेंगे। इसीलिए मैंने इस फील्ड को विशेष करके चुना। जैसा कि आपने बताया कि आप केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं, छात्र जीवन की मैं बात करता हूँ, उस समय जब आप छात्र हैं इतना योग का स्कोप नहीं था। योग तो था, क्योंकि योग जो ऐसी चीज है जो 5000 वर्ष पुरानी है। खैर, हम उसको सेकंड सेमेस्टर में लेंगे। अभी तो मैं केवल आपसे इतनी जानकारी चाहता हूँ, उस समय योग का इतना ज्यादा चलन नहीं हुआ था। कैसे उस समय आपके जो बचपना बीता, किस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था कि योग ही करते थे? क्या खेल कूद करते थे? कौन सा खेल आपको पसंद था? स्ट्रीट स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था या आप फील्ड में भी जाते थे? इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। जी जरूर। एक तो विशेषकर मेरा इंडोर आउटडोर दोनों में इंटरेस्ट था, लगभग लगाव था, और साथ ही साथ विशेष मेरा क्रिकेट में और वॉलीबॉल आदि में ज़्यादा लगाव था, और इंडोर गेम्स में कैरम आदि में था। लेकिन इस तरफ हमारा कैरियर जो गया वो विशेषकर हमारे पिताजी का शुभाशीष वहाँ पर प्राप्त हुआ। और पिताजी ने, क्योंकि हमारे पिताजी गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे, और उसके साथ ही साथ वो पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी गुरुजी का सानिध्य हमेशा, और उनकी किताबों को भी अध्ययन करते थे। और गुरुजी ने ये भी लिखा है कि जो हमारी 21वीं सदी होगी वो उज्जवल भविष्य होगी और योग और आयुर्वेद की सदी होगी। तो एक तो पहले काफ़ी वो अध्ययन भी करते रहे शुरू से, और दूसरा वो संस्कार, और पहले संस्कार पर विशेष जोर देते थे, फिर रोजगार पर। वो कहते थे व्यक्ति या बच्चे में अगर संस्कार होगा तो वो कभी रोजगार के लिए नहीं भटकेगा। तो इसलिए भी उन्होंने योग की फील्ड हमें दी, और उन्होंने DSBB में ही भेजा पढ़ने के लिए, और वहीं से फिर शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, और सब उसमें पिताजी का ही विशेष हमारे सहयोग रहा। जी, हम आपके बचपन पे थोड़ा सा लौट के चलते हैं। हमें ये बताइएगा कि आपका बचपन में मिजाज कैसा था? आप शरारती थे या शांत स्वभाव के थे? कैसा आपका व्यक्तित्व था? व्यक्तित्व तो ऐसा था कि जैसे कभी जीवन में क्या था कि बहुत जिस काम में भी लग जाना तो फिर बहुत समर्पण के साथ, एक विश्वास के साथ लग जाना, और कभी फिर संकल्पों में विकल्प नहीं आने देना। स्वामी जी का एक सूत्र है, स्वामी विवेकानंद जी का, इसको हमेशा फॉलो करते थे। दूसरा एक विषय जरूर रहा कि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, जैसे बाह्य जगत में विशेषकर, तो उनसे भी थोड़ा बचने का एक प्रयास रहा। और अज्ञानता एक बहुत गंदा शब्द होता है। मैं अपने श्रोता बात यहाँ से कहना चाहूँगा कि जब तक जैसे आजकल यूथ को या लोगों को नहीं पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या हैं, ठीक, तो इससे बचने के लिए भी एक विशेष समझने का प्रयास करते थे। और प्लस मैं विशेषकर इसमें अपने गार्जियन का ये धन्यवाद हमेशा करता हूँ कि एक ऐसा संस्कार हमें मिला बचपन से, तो इन चीज़ों से हम हमेशा बचते रहे, बाह्य जगत से। अभी आपने संस्कारों की बात की, मुझे 4 लाइन याद आती है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याद पात्रताम, और पात्रवाद धन मापनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से हम ये धन की ओर जो बढ़ रहे हैं, उसमें संस्कार की जहाँ तक बात आई, तो विनय, अगर विनयशील आदमी है तो संस्कार युक्त तो होगा भी। और वैसे भी एक कहावत कही गई है ना कि जो जितना नम्र होता है उतना ज्यादा ही झुका होता है, क्योंकि फलों से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके हुए होते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और विशेष ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि जिसके अंदर ज्ञान होता है तो उसमें आप देखेंगे कभी भी निराशा नहीं होती है, कभी भी वो उनमें कभी नाराज़गी नहीं होती है। और अज्ञानता ही ये पहला एक बोलते हैं, ये पहली निशानी है कि जब व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। हम आशावादी हैं हमेशा। जी, आपने अभी जैसे कि हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जी ने पूछा कि संस्कार को लेके क्वेश्चन था। सर, आपके पिताजी ने भी बस यही एक लाइन आपसे बोली थी कि संस्कार होगा तो आप मतलब बहुत आगे जाएंगे। आज अगर देखा जाए तो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं संस्कार को खो रहे हैं। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि वो अपनी फैमिली से, जॉइंट फैमिली से दूर हो रहे हैं इस वजह से, या क्या रीज़न है मैं एकदम क्लियर नहीं बता सकती। बट हाँ, आज के बच्चों में संस्कार उतने नहीं दिखते हैं।
इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन से पॉइंट आपकी तरफ से आपको लगते हैं कि इन चीजों की अभाव की वजह से आज के बच्चों में संस्कार कहीं ना कहीं खो रहे हैं? मेरा विशेष इसमें यही कहना है कि देखो आप, एक सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा कारण है। जो बच्चे आजकल बचपन से ही, अभी आज पीछे के दिनों में कोविड करके कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, तो फिर वो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए और अभी सोशल मीडिया पे आप सारी दुनिया को देख सकते हो वहीं पर बैठे बैठे, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो। तो फिर और दिमाग जो हमारा ये होता है, ये निगेटिव ज़्यादा होता है, नकारात्मकता इसमें ज़्यादा प्रतिष्ठित हो जाती है। वैसे दोनों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन हम नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, अट्रैक्शन की तरफ। तो इससे मैं यही विशेष बोलूँगा कि बचने का प्रयास करें बच्चे, और सोशल मीडिया से खासकर एक उतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत हो। उसका भी महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन बस उतना ही प्रयोग करें जितनी उसकी ज़रूरत है। एग्जैक्टली बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हालांकि दोनों ही चीजें इक्वल हैं। निगेटिव व्यूज जो हैं, हमारे दिमाग में निगेटिव थिंकिंग जो आती है और पॉजिटिव, बट हम निगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर कहीं दिमाग ये कह रहा है कि उस तरफ नहीं देखना चाहिए, तो फिर भी हम उस तरफ देखने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव है। सर, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसको कंट्रोल हम सबसे अच्छा माध्यम होता है, देखो आप, प्राण शक्ति जीवन में सबसे बड़ी एक शक्ति है, और जिसको व्यक्ति जानता ही नहीं है। जनरली नॉर्मल आप देखते हैं लोग फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत वर्कआउट करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिम भी जाते हैं, आजकल जुम्बा भी करते हैं लोग। लेकिन एक ये ऐसा तत्व है, योग तत्व, जिसमें आप मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, और प्राणायाम में इसीलिए विशेषकर बोलते हैं प्राणायाम परमो तप। प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है जीवन में, और ओमकार से बड़ा कोई जप नहीं है। इसके साथ अगर व्यक्ति एकाकार रहे, तो वो फिर कोई भी मुकाम पर वो कभी भी अपने जो भी उसके संकल्प होंगे उनको वो पूर्ण कर सकता है बिना रुके हुए। और संकल्प और पुरुषार्थ को विशेषकर महत्व देना चाहिए, हर एक बच्चे को, बड़ों को, सभी को, ये सभी के लिए महत्व रखता है। ओके, तो सर अभी आपने बताया कि इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है कि हमें पॉजिटिविटी अपने दिमाग में बढ़ानी है, निगेटिविटी को कम करना है। इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है हमारा मेडिटेशन, योगा। उस पर अभी हम डिटेलिंग में बात करेंगे, इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। सर, मेरा जो अगला सवाल ये है कि आजकल के जनरेशन में ये भी देखा जा रहा है कि लोग अपने सिर्फ अपर बॉडी को मेंटेन करने में, अपने फिगर को मेंटेन करने में, हाइट उनकी बड़ी हो जाए, कलर उनका फेयर हो जाए, इस पे ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है। वो अंदर से कितना डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अंदर उनके क्या चीजें खराब हो रही हैं, उस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी ये लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। इसको मैं विशेष एक ही बात कहूंगा कि 3 शब्द हमारे यहाँ बोलते हैं योग में। एक होती है अज्ञानता, दूसरा होता है अहंकार, और तीसरा होता है अकर्मण्यता। ठीक, तो इससे अगर हम परे होकर कार्य को करें तो शायद हम बेहतर कर ले जाएंगे जो भी कार्य करेंगे। विशेष मैं इसमें एक बात और भी बोलना चाहूंगा कि आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है और एक भौतिक ज्ञान होता है। ठीक, भौतिक ज्ञान को आप पढ़ के, हो सकता है आप एक अच्छे IAS बन जाएं, एक अच्छे IPS बन जाएं, एक डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप किसी भी सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो केवल भौतिक ज्ञान से आपको प्राप्त होता है। एक केवल आपका आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है जिससे वास्तव में आपको सुख, समृद्धि, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं। तो मैं विशेष यही बात कहना चाहूंगा कि आप आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर से और प्रकृति से जितना जुड़कर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सारे विकारों का भी यही सबसे बड़ा कारण है जो हम प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं। ठीक, चलिए सुधांशु जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने बात की, और उसमें अभी एक शब्द यूज किया था, शांति। बचपन के दिनों की बात हो रही है, तो मैं बचपन में ही आपको लौटाता हूँ। उस समय शांति के लिए क्या करते थे? कुछ गाना वाना सुनते थे? क्योंकि ऐसे बचपन में ऐसा होता है ना कि कुछ गीत संगीत की बात हो जाती है तो जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुछ गीत संगीत मन की शांति के लिए। हाँ जी, संगीत भी सुनते थे, और स्पोर्ट्स में बहुत लगाव था उस समय भी, शुरू से ही। नहीं, स्पोर्ट्स में लगाव है। आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपने बताया, आप क्रिकेट खेल के घर आए, बिल्कुल फुली टायर्ड है आप। आपके माताजी जब तक चाय वाय आपके लिए ला रही हैं, या आप तब तक आप फ्रेश हुए और आप टायर्ड हैं, आप अपने कमरे में गए, मान लीजिए गर्मी का सीजन है, आप पाउडर लगा कर लेट के बैठे हुए हैं, तो ये कभी कभी अक्सर लोग कहते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ, कि हल्की हल्की म्यूजिक लग जाती है तो थोड़ा मन को शांति मिलती है। क्या कभी आपने ऐसा किया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संगीत को काफी सुनते थे, और संगीत भी एक चिकित्सा है। मैं ये भी बताना चाहूंगा आज यहाँ के माध्यम से, FM रेडियो के माध्यम से, कि संगीत भी एक चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा। ये वैकल्पिक चिकित्सा जो है, ये बहुत लंबा और बहुत गहरा अध्ययन है। इसके बारे में विशेष जनरली लोग जानते नहीं है। वाटर चिकित्सा, मतलब आप पानी से भी चिकित्सा कर सकते हैं, मिट्टी चिकित्सा भी होती है, सूर्य चिकित्सा है, चंद्र चिकित्सा है, ऐसे संगीत भी एक चिकित्सा है। अल्टरनेटिव थेरेपीज में इसका बहुत बड़ा महत्व है।
जी, तो संगीत की बात आई तो आप संगीत में क्या सुनना पसंद करते थे? पैट्रियोटिक सॉन्ग या फिल्मी या सब कुछ? फिल्मी सॉन्ग सुनता था मैं उस समय, और सूफी सॉन्ग्स वगैरह काफी सुनते थे। सूफी, हाँ, अच्छा ये बताइए सूफी जैसे आपने बताया, किस सिंगर के गाने आपको ज्यादा पसंद रहे हैं अपनी लाइफ में? उस समय तो जनरली मैं आपको बताऊंगा कि के भी गाने हम काफी सुनते थे थोड़ा बहुत, और बाकी सभी सिंगर्स को मैं सुनता था। सोनू निगम आदि के भी गाने सुनते थे, और अभी तो काफी छूट गया ये 8-10 सालों से बिल्कुल ही। जी, आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ हर तरफ मेडिसिन को ही ढूंढते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे आसपास ही, हम देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारा इलाज कर सकती हैं। तो अभी क्योंकि एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, तो एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आकर अपने लिसनर की आपसे फिर से मुलाकात कराते हैं। सो लिसनर, अगर आपकी तरफ से भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे चैट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट बार उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। अभी क्योंकि छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आकर आपसे फिर से अपने गेस्ट की मुलाकात कराते हैं। सो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। वापस आ जाइए अपने पसंदीदा प्रोग्राम गोधुली में। आरजे जिमी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती है। आपके अपने प्रोग्राम में हाजिर हैं आज के गेस्ट सुधांशु द्विवेदी जी के साथ। योगा के बारे में ढेर सारी जानकारियां हमें सर से मिल रही हैं। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जी की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल उनकी तरफ से क्या है। सुधांशु जी, अब हम आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही आ जाते हैं। योग भारत की 5000 वर्ष पुरानी एक परंपरा है। हम इस परंपरा को ये कैसे जाने कि ये जो है ये 5000 वर्ष पुरानी है? इसके बारे में कुछ अगर आपके पास कोई स्रोत हो तो बताइए। वैसे तो जनरली बताते हैं इसमें कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वो लगभग 5000 वर्ष पहले एक खुदाई में ये कुछ ऐसी चीजें पाई गई जिससे ये निर्देशित हुआ कि योग हमारे देश का हमारी पद्धति है। और मैं विशेष ये बोलना चाहूंगा कि भगवान शिव के समय से ही ये, और जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से योग जो है ये युज धातु एक शब्द से मिलकर बना हुआ है। और योग शब्द इसीलिए बोलते भी हैं कि ये जोड़ना या मिलाना, एडिशन को योग बोलते हैं। और बचपन से ही हर व्यक्ति योग करता चला आता है और सारे जीवन ही हम योग करते हैं वास्तव में, अगर इसको समझा जाए तो। जी, आपने अभी शब्द यूज किया था मोहनजोदड़ो। मुझे जहां तक याद है, मैं जब 6 या 8th में था तो उस समय मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के समय जो कुछ मूर्तियां मिली थी वो और वो मोहनजोदड़ो का जो इतिहास बताता था कि ये 5000 वर्ष पुराना था। तो उसी से इसको को रिलेट किया गया कि मूर्तियां मिली हैं, इट मीन्स वहां पर ये योग होते रहे होंगे, इसीलिए इसको ये बोलते हैं कि ये 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है। अब बात आती है दूसरी, आपने कहा भगवान शिव की, शिव से जोड़ा जाता है कि इसको योग को, कि भगवान शिव ने इसका एक तरह से कह सकते हैं इन्वेंशन किया, या भगवान शिव के जो करते थे उसको लोगों ने फॉलो किया। हम आपको एक चीज बताते हैं कि योग के जो प्रकार होते हैं वो लगभग 4 प्रकार के होते हैं, जैसे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जो भगवान शिव से रिलेट होकर आया वो आया भक्ति योग। भगवान शिव के बारे में कहा जाता था कि वो भरतनाट्यम भी करते थे। तो भरतनाट्यम जो है वो भी एक प्रकार का योग है। जैसे अभी आपने बताया था कि संगीत के साथ साथ आपने ये भी बताया था योग जो है जुम्बा भी एक टाइप ऑफ डांस है। तो जो वो डांसिंग थी वो भक्ति योग आया और वो योग का एक प्रकार बना। मेरी बात से कितना सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखिए भक्ति भी अलग अलग प्रकार की, जैसे कोई मंत्रों के माध्यम से करता है, कोई अलग भाव से करता है, कोई मानसिक जप करता है, कोई उपांशु जप करता है, जैसे जप की अलग अलग अवस्थाएं हैं, और कोई अपने नृत्य से ही ईश्वर को पहले, इसीलिए जब आप आसनों की अभी बात करते हैं तो एक एक आसनों को भी सिद्ध करते थे लोग, हमारे जो योगी थे, पूर्वज थे, और वहां से जब वो सिद्धियां प्राप्त करते थे तभी उन्हें जो भी उनके मन मानसिक फल होते थे वो उनको मिलते थे। और हमेशा आप इस बात को विशेष महत्व देते रहें जीवन में कि जो भी आसन किए जाते हैं और जो भी आज इस दुनिया में हम देख रहे हैं, चाहे नृत्य है या जुम्बा है, डांस है, कोई भी चीज आप जो भी बातें करते हैं, तो इनमें भी आप देखते हैं इन सब का मूल जो है वो योग ही है। और ये सब योग से ही निकला हुआ है, क्योंकि योग में 84 लाख योनियां हैं जैसे, तो 84 लाख आसन भी बताए जाते हैं। जनरली आजकल लोग 84 आसन ही करते हैं और फॉलो करते हैं, लेकिन विशेष आप एक चीज को हमेशा जीवन में महत्व दें। मैं बार बार
बोलता हूँ, इसीलिए अष्टवंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। ठीक, तो ध्यान का जो चरण है वास्तव में वो 7वें नंबर पर आता है। ठीक, और अभी क्या होता है, तथाकथित कुछ गुरु या कुछ लोग जैसे नहीं जानते हैं, या अधूरा ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है, ये भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सीधे अगर आप किसी व्यक्ति को मेडिटेशन करवाते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको एक बात विशेष बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा एक चीज को महत्व दीजिए, जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते। इस बात को भी हमेशा जीवन में आप महत्व दें। सुधांशु जी, आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि शरीर और मन के सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को जोड़ने वाली जो चीज है उसे योग कहते हैं। अब बात आती है योग, और इसकी जैसे 5000 वर्ष पुरानी जब ये परंपरा है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई भी गोंडा माफ करिएगा भारतवर्ष में ही हुई थी, और भारतवर्ष में ही भगवान शिव को वो माना जाता है। यानी कि योग की उत्पत्ति कुल मिला के इन सब बातों से लगती है कि भारतवर्ष में हुई। तो भारतवर्ष में योग के प्रणेता किसको कहा जाता है? महर्षि पतंजलि को कहा जाता है प्रणेता। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, महर्षि पतंजलि हमारे गोंडा जिले के ही हैं, और महर्षि पतंजलि का जन्म यहाँ पे एक वजीरगंज एक जगह पड़ती है, वहाँ पर कोडर एक जगह है। हाँ जी, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ, और उन्होंने 195 सूत्रों में उन्होंने सारे जीवन को अथ योगा अनुशासनम, अगर व्यक्ति केवल और साथ ही साथ उसका जीवन जो है वो मूल्यवान भी हो जाए, और व्यक्ति हमेशा जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्योंकि सबसे बड़ा जो सूत्र है हमारे जीवन में अथ योगा अनुशासन, इसमें बोलते हैं कि महर्षि पतंजलि भी बताते हैं कि हमारा सारा का सारा जीवन क्या है, एक अनुशासन है बस। जैसे खाने में भी अनुशासन हो, बैठने में भी अनुशासन, बोलने में भी अनुशासन, चलने में भी अनुशासन, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये भी जरूर आज की यूथ को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को समझना चाहिए। जी, महर्षि पतंजलि हमारे गोंडा जनपद में ही वजीरगंज की कोडर झील में उनकी पैदाइश हुई। अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ योग गुरु ऐसे भी हो गए हैं जो आधा अधूरा ज्ञान दे देते हैं, जो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है। महर्षि पतंजलि के बाद उनके पूरी चीजों को, जैसे 195 जो सूत्र आपने योग के बताए, उसको बाबा रामदेव फॉलो अप कर रहे हैं। और कौन कौन से गुरु ऐसे हैं इंडिया में जो योग गुरु माने जाते हैं? जी, गायत्री परिवार में भी है, और आर्ट्स ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी हैं। उनके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ईशा फाउंडेशन है, तो वहां पर भी गुरुजी हमेशा इन चीजों को बताते हैं। और विशेष मैं कहना चाहूंगा, भगवान बुद्ध ने भी योग को ही अपना मूल सिद्धांत मानते हुए और योग को ही अपना मूल मानते हुए उन्होंने भी सारे के सारी दुनिया में जो बौद्धिस्ट धर्म को उन्होंने प्रतिष्ठित किया, तो उन्होंने भी इसे ही मूल माना। तो ये देखिए आप, विशेष अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, लगभग योग के बहुत से गुरु हो चुके हैं और हर जगह पे, लेकिन विशेषकर इसमें परम पूज्य महाराज जी बाबा रामदेव जी ने विशेषकर हर एक परिवार तक, आम जन तक भी पहुंचाने का जो प्रयास किया है वो सबसे सुंदर रहा है, अगर सामान्य व्यक्ति तक देखा जाए या कॉमन व्यक्ति को भी देखा जाए। योग की बात आती है, और जैसे कि ये भारतवर्ष का माना गया कि ये योग पद्धति जो है ये भारतवर्ष की परंपरा है, पद्धति है। अभी कुछ दिन पूर्व से, अभी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए होंगे, एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ये किस दिन मनाया जाता है, उसकी डेट क्या है और क्यों मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है उस दिन सबसे अधिक देर तक पूरे साल में, और जो सूर्य है वो सबसे अधिक देर तक उस दिन उत्पन्न रहता है। और इसके साथ ही साथ इस भाव से भी किया जाता है कि आप सभी के अंदर सूर्य के समान ऊर्जा आए, तेज आए, एक भाव आए, और आपका जीवन भी प्रकाशमय हो, योगमय हो, इसलिए विशेषकर इसे मनाया जाता है। और यूएनओ में इस बात को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने रखा था, तो लगभग पहली ही बार में 175 देशों ने सहयोग किया था, और उसके बाद अभी लगभग सारे देश, 190 देश, 192 देश अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो करते हैं। और योग ही एक ऐसा त्योहार है, मैं ये भी बताना चाहूंगा, कि जिसे सारी दुनिया एक दिन और एक साथ मनाती है। बाकी आप होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, कोई भी त्योहार आप ले लो आप, तो वो कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसे सारी दुनिया एक दिन मनाती है। तो योग एक ऐसा उत्सव है जिसे सारी दुनिया एक दिन ही मनाती है और एक साथ मनाती है। 21 जून और सूर्य, ये दोनों चीज आपने कोरिलेट की। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य नमस्कार की जो 10 या 12
12 पद्धतियां हैं, ये योग से भी पुरानी मानी जाती हैं। तो और उसमें जो था टोटल बॉडी की फिटनेस के लिए उतने 12 तरह के योग बताए गए थे। तो क्यों नहीं उसको फॉलो किया जाए, नए योग क्यों लगाए जाए? सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी कंक्लूड करिएगा, जैसा कि अभी सूर्य नमस्कार प्राणायाम की बात हो रही है, तो उसमें 12 स्टेप हैं। कहते हैं कि जो पूरा 12 स्टेप है वो हमारे होल बॉडी को कहीं ना कहीं पे मेंटेन कर देता है। एंड दूसरी चीज ये कि क्या ये जरूरी है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज के जो न्यू जनरेशन के लोग हैं सूर्य उगता हुआ सूरज ही नहीं देख पाते होंगे, उठते ही इतने लेट से हैं, तो क्या मॉर्निंग का सूरज भी देखना कितना जरूरी होता है हमारी सक्सेस लाइफ के लिए, वो कितना बेटर होता है, इसको भी इंक्लूड करिएगा। जी जरूर। एक तो मैं विशेष ये बताना चाहूंगा, देखो आप सूर्य नमस्कार जो है इसमें भी अभी बहुत भ्रांतियां हैं लोगों को। सूर्य नमस्कार में भी जो आप आसन बताते हैं, देखो आप सबसे पहले समझना आसन क्या है। स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में हमें सुख का अनुभव हो वही आसन है और किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव ना हो। दूसरा विषय मैं ये रखना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार में हमारे कितने आसन हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। सूर्य नमस्कार में जो आसन है वो 7 है, पोज जो है वो 12 है। क्योंकि अभी जनरली क्या होता है, हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में या लाइन वगैरह में भी योग करवाते हैं, तो वहां पर भी देखते हैं सामान्य व्यक्ति से लेकर के हर जगहों पर कि अगर आप पूछेंगे सूर्य नमस्कार में कितने आसन है, तो बच्चे या बड़े सभी बहुत जोर से बोलते हैं 12 आसन है। तो 12 आसन नहीं है। आज एक बात को विशेष आप सभी ये भी ध्यान रखें, इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को भी विशेष महत्व दीजिएगा। आसन जो है उसमें 7 है और जो आपके पोज है वो 12 है। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम है और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि समस्त रोगों के लिए, वो गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अल्सर, पाइल से लेकर के उदर संबंधित रोग हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करेगा, एक्सक्रीटिव सिस्टम को भी अच्छा करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इन सभी को सक्रिय करने के लिए सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम है। समस्त अंग प्रत्यंग को आपके ये सक्रिय करता है और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है वो केवल अगर सूर्य नमस्कार ही कर ले तो भी उसका जीवन सिद्ध हो जाए और योग में हो जाए और वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है, निरोगी रह सकता है। दूसरा विषय जो था वो ये था कि सूर्य से आप इसको रिलेशन करवाने के लिए तो बोल रहे थे, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जैसे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल 7 बजे का है, तो उन्हें 6:30 बजे घर छोड़ना है। अगर वो बच्चे मान लीजिए 5 बजे उठ जाते हैं, कुछ ऐसे दुनिया में आलसी और काहिल लोग होते हैं जो उठ भी नहीं पाते हैं, तो उनका तो विषय ही अलग है। क्योंकि आलस और प्रमाद को बोलते हैं प्रमादो मृत्यु हो, ये वेद का एक सूत्र है। प्रमाद ही हमारे जीवन में मृत्यु है, सबसे बड़ी मौत है। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा यहाँ से कि सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है कि इसमें कोई ये भी बहुत बड़ा विशेष महत्व नहीं रखता कि सूर्य को देख के ही आपको करना है या सूर्य की तरफ ही देख के आपको करना है। हाँ, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि सुबह का उगता हुआ जो सूर्य है तो वो रेड कलर का होता है, तो आप उसको अगर देखते हैं लाल कलर की जो उसकी लालिमा होती है, तो उसमें क्या होता है वो आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और आपको विटामिन ई बहुत ज्यादा वहां से मिलती है, विटामिन डी, तो आपके लिए वो बहुत इफेक्टिव रहता है। इसलिए आप सूर्य को देखकर अगर सुबह सुबह प्रातः बेला में ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है उस समय अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सामान्य समय में जब आप करते हैं तो वो उतना लाभकारी नहीं होता है, वो 90% या 80% ही आपको लाभप्रद होगा। जी, क्योंकि मॉर्निंग से ही बात हो रही थी तो हम मॉर्निंग पे ही आते हैं। सर, जैसे कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना पसंद करते हैं, योगा या मॉर्निंग वॉक की तरफ निकलना पसंद करते हैं, कौन सा बेटर है? या हम ये अपने लिसनर को गाइड करें कि पहले आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, उसके बाद आप योगा की तरफ लौट आइए? 2 चीजें मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि देखो आप योग में होता क्या है, जनरली अगर किसी सामान्य व्यक्ति को आप सुबह सुबह उठाकर उसे बैठाकर ओम की चैंटिंग करवाइए हैं या आप उसे प्राणायाम आसन करवाना चाहेंगे तो बहुत टफ होता है उसके लिए। तो अगर सामान्यतः आप व्यक्ति को या तो उसका पेट इतने अच्छे से साफ हो, आजकल नॉर्मल व्यक्ति जो है आप देख लीजिए समाज में निकल के तो लगभग 80% लोगों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। तो वहां से फिर गैस, इंडाइजेशन और एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स, आजकल एक बीमारी हो गई फिस्टुला, भगंदर जिसे बोलते हैं, ये भी क्रिएट होती है। तो इन सब से आप बच सकते हो। तो अगर आपका पेट साफ है तो फिर आप नॉर्मली योग ही कर सकते हैं। इसमें भी ऋतुचर्या जो होती है हमारे यहाँ, जैसे 6 प्रकार की ऋतुएं बताई जाती हैं, तो इसमें भी विशेष इसका, जैसे अगर बरसात है तो आप बाहर नहीं निकल सकते, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा ठंड है तो उसमें भी जो वृद्ध लोग हैं वो बिल्कुल नहीं निकल सकते क्योंकि उन्हें ठंडी में फिर अर्थराइटिस की समस्या है या उन्हें श्वास संबंधित विकृतियां हैं, तो उसमें फिर उनको परेशानी बढ़ सकती है। तो आप उस दौरान ना निकलें, उस दौरान आप सुबह सुबह योग ही करें। गर्मियों के दिनों में आप सुबह सुबह जरूर प्रयास करें कि थोड़ी देर आप मॉर्निंग वॉक कर लें और जो यूथ है, आज के बच्चे हैं, वो थोड़ी रनिंग कर लें। और अगर आपका पेट अच्छे से साफ होता है, आपका मन साफ है, तो फिर आप डायरेक्ट प्राणायाम
प्राणायाम और योग आसन से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग के भाव के साथ जीने का अभ्यास करें। ओके, तो ये तो आपने बहुत खूबसूरती से इस बात का मेरे जवाब दिया है। जैसे कि आपने बताया कि अगर हम किसी बच्चे को उठा के तुरंत ही बैठा देंगे योगा के लिए तो पहली चीज तो माइंड ही नहीं फ्रेश होगा, उसको नींद आएगी, हो सकता है मे बी। तो सर सपोज दैट कि मॉर्निंग वॉक करने के बाद या फिर चल के हम आ गए हैं, अब हम पूरी तरीके से बिस्तर से उठ चुके हैं, तो क्या उसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज योगा की तरफ लौटें या हम पहले 5-10 मिनट की मेडिटेशन कर लें? एंड जैसे कि आपने बताया कि मेडिटेशन अगर हम करना चाह भी रहे हैं तो अगर हम किसी को तुरंत मेडिटेशन के लिए बोल देंगे तो वो कर भी नहीं पाएगा। तो कौन कौन सी चीजें करने के बाद हम मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं? और जैसे कि हमने जितना सीखा है मेडिटेशन में, मुझे ये पता है कि आपको अपने मन को शांत करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है, बट हमारा मन तो 1000 जगह भागता है। हम अगर बैठे भी हैं, कहीं घंटी बज रही है, कहीं कोई सॉन्ग बज रहा है, तो हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें? जी, मैं जरूर यहाँ से बताना चाहूंगा। देखो, आप सबसे पहला विषय यही है कि जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान, जो ये शब्द है ये 7वें नंबर पर आता है। ठीक, ये 7वां चरण है इसका। तो यम में भी 5 चीजें आती हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसका अगर आप पालन करते हैं, जीवन में हमेशा सत्य बोलेंगे तो कभी आप विचलित नहीं होंगे और परेशान नहीं होंगे। दूसरा, अहिंसा, कभी भी आप हिंसा न करें किसी जीव के प्रति, किसी को परेशान न करें। तो और तीसरा मैंने आपको इसीलिए बताया, नियम में भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो इसका भी आप पालन अगर करेंगे तो आप शारीरिक मानसिक रूप से जब स्वस्थ होंगे तभी आप फिर ध्यान कर सकते हैं। तो मैं यही यहाँ से कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा चित्त हमारा एकाग्र चित्त नहीं हो पाता, मन बहुत विचलित होता है, तो यही मैं कहना चाहूंगा, देखो आप जिसने स्वयं का मन जीता उसने होता है। क्योंकि अभी छोटे से एक म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, तो सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और वापस से लौट कर आएंगे, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सो माय डियर लिसनर, आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है और सुनते रहना है ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। एक्सप्लेन करेंगे और सर साथ ही साथ में हमें ये भी बताएंगे कि कितने तरीके के मेडिटेशन होते हैं। मैंने नियम के बारे में जो बताया था वो 5 नियम थे: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो इसमें शौच का जो अर्थ है वो विशेष यही है कि महर्षि पतंजलि ने भी और जैमिनी, पाणिनि, ये सभी जितने भी हमारे पूर्वज थे, तो इन सभी ने बार बार इस पर विशेष जोर दिया है और इन्होंने बताया है कि शौच मतलब सुबह प्रातः बेला में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपनी शारीरिक शुद्धि करें और उसमें मलमूत्र का त्याग करना और अपने जो आप ब्रश करते हैं दांतों की सफाई करना, उसके बाद स्नान ध्यान करना, तो ये सारी क्रियाएं उसमें आ जाती हैं शौच में। संतोष में व्यक्ति जिसके अंदर संतोष होता है वो भी व्यक्ति हमेशा जीवन में किसी भी कार्य को, जैसे संतोष का अर्थ क्या है, अभी आप देखते हैं जितनी भी कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसका विशेष सबसे बड़ा जो कारण है भाई भाई में युद्ध हो जाना, थोड़ी सी जमीन के लिए या किसी भी चीज के लिए, घर में परिवार में क्लेश का होना, उत्पन्न होना, तो इनसे भी आप दूर होंगे अगर संतोष होगा आपके भीतर। तीसरा मैंने बोला तप, तो तप आप जो भी करते हैं उसे एक तपस्या मानकर, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो विद्यार्थी काल में आप अपने ज्ञान के प्रति एक समर्पण रखिए, एक विश्वास रखिए, जो जिस सेक्टर में जिस भी फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो वहां पर उसे एक तपस्या मानकर अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा स्वाध्याय, मतलब स्वयं, चौथा था स्वाध्याय, स्वयं पर अध्ययन करना है आपको, और प्रत्येक दिन रात्रि विश्राम के पहले आपको जरूर एक प्रयास करना है कि 10 से 15 मिनट आप जरूर पढ़ें कोई सी भी एक अच्छी किताब। भगवत गीता आप ले सकते हैं, वेद ले सकते हैं, शास्त्र, उपनिषद, अष्टाध्यायी, कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं जो भी अच्छी है जिससे आपको ज्ञान मिलता है। और 5वां जो था वो ईश्वर प्राणिधान था, मतलब ईश्वर की उपासना, आराधना, प्रार्थना जरूर करें आप, ये भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हर एक काम का एक टाइम होना चाहिए हमारे। हाँ, हालांकि क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हैं, ऑफिस, स्कूल, सारी चीजें होती हैं, बट एक रूटीन के साथ अगर सब कुछ चले तो कितना बेहतर होता है, ये आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं बोलूंगा कि आप प्रातः बेला में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठने का प्रयास करें। आयु के अनुसार आपकी नींद भी बताई गई है कि किसकी, जैसे हमारी हाइट जो होती है वो वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे बताया जाता है कि जो अभी 18 साल से ऊपर में है, 18
18 से 40 वर्ष के बीच में, तो वो लगभग अगर 6 घंटे भी विश्राम कर लेते तो बहुत है। उससे ऊपर वाले जो हैं वो 8 घंटे जरूर विश्राम करें। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 10 घंटे 12 घंटे भी ले सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त बेला में सभी उठने का प्रयास करें। शॉर्ट में दिनचर्या में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ब्रह्म मुहूर्त के बेला में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त की बेला कौन सी होती है सुबह, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे ठंडी के आप 4 बजे या 5 बजे ही नहीं बोलना, आप हमेशा ये ध्यान में रखना है। जैसे सूर्य उगने के 1.5 से 2 घंटे का पहले का जो समय होता है वही ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। अब जैसे अभी गर्मियों के दिन आ गए तो इस समय सूर्य जो है वो लगभग 5:45 5:50 उग जा रहा है धीरे धीरे, और हम लोग प्रत्येक दिन लगभग देख रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस समय 4 बजे प्रातः बेला जरूर उठने का प्रयास करिए, और फिर अपनी दिनचर्या को उषापान आदि करके और अपने खान पान का एक विशेष समय रखिए। अगर वो समय निकल जाता है तो आप फिर भोजन न लें, क्योंकि आहार विहार का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और जो हम तामसिक भोजन लेते हैं इसमें भी 3 गुण बोलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आप सात्विक भोजन अगर लेंगे तो आपके विचार भी सात्विक होंगे, आपके कर्म भी सात्विक होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए 3 बातें हमेशा बोलते हैं। वही व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाता है जिसके थॉट्स, राइट थॉट्स होने चाहिए। पहला सबसे पहले अच्छे विचार होने चाहिए, फिर राइट्स का होना जरूरी है और राइट एक्शन, तब आपके जो कर्म होंगे वो भी अच्छे होंगे। जी, बहुत प्यारी बात आपने सर बताई। और लिसनर, आपको एक बात इसके थ्रू हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे खाने पीने की आपको शायद ये लगे कि ऐसा नहीं होता है, या शायद मेरी बातें आपको कुछ हद तक सही भी ना लगे, बट क्योंकि आज हमारे योगा इंस्ट्रक्टर बैठे हैं तो वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये किस हद तक सही होता है कि हमारे खाने पीने का हमारी थिंकिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अपना डाइट नहीं ठीक रख रहे हैं तो हम एक निगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर निगेटिव थिंकिंग ज्यादा डेवलप होने लगती है। तो आपकी जिंदगी का जीने का तरीका, खाने पीने का तरीका, आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी। क्यों सर? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूंगा कि विशेष इसमें जो 3 प्रकार के गुण, 3 प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं दुनिया में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें भी बोलते हैं सबसे ज्यादा रोगी हैं दुनिया में, दूसरे भोगी हैं और तीसरे योगी हैं। तो आप योगी बन के रहेंगे तो सात्विक आहार विचार के साथ आप जिएंगे। इसलिए मैं विशेष कहना चाहूंगा कि खाने पीने के लिए हमारे आसपास में बहुत सी अच्छी चीजें हैं। सुबह आप अंकुरित अन्न का प्रयोग करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनको प्रोटीन डाइट थोड़ी लेनी है, जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, तो वो सोयाबीन आदि का प्रयोग कर लें। अगर आप बहुत कॉस्टली कोई चीज़ें नहीं ले सकते हैं तो ये भी नहीं मस्ट है कि आप, लेकिन ब्रेड आदि का यूज़ ना करें। माताओं बहनों से भी मेरा विशेष एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में जो सुबह सुबह आलस या प्रमाद के चलते आप बच्चों को रोटी बना के नहीं देते हैं, या क्योंकि हमारी प्रकृति ये फॉरेन की प्रकृति थी, और फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे देश में आके हमारी पद्धति को अपना रहे हैं और हम बर्बाद होते जा रहे हैं उनको देखकर, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा है। हमारे यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका विशेष महत्व है। और मैं एक बात खासकर आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि सुबह का जो भोजन है, आपका आहार होना चाहिए वो राजकुमार की तरीके से, दोपहर का जो होता है वो राजा की तरीके से, और रात का जो होता है वो रंक की तरीके से। आयुर्वेद में ये भी बोलते हैं। तो रात में आप कोशिश करें कि सूर्य अस्त होने के बाद अन्न का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। समस्त रोगों में ये अच्छा रहेगा, ठीक। और आप लिक्विड फॉर्म में ही कोई भी चीजें लें। जी, और आप जितना मैं जानती हूँ, अमूमन लोगों के साथ क्या होता है कि मॉर्निंग में वो उठे हैं, घर में अगर नहीं कुछ प्रिपेयर है तो बाहर खा लूंगा, निकलता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, या बाहर कई 10 बजे तक, 8 बजे उठ गए हैं, 10 बजे तक वो कुछ खाए ही नहीं है, उन्होंने कोई चीज़ ग्रहण ही नहीं की है। तो ये बिल्कुल मत भूलिए कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि रात से हमारा पेट खाली है, मॉर्निंग में हम उठ गए हैं 8 बजे, फिर भी 10 बजे तक हमने कुछ नहीं खाया है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरा साबित होने वाला है। तो मॉर्निंग में हम ये कहेंगे कि उठने के 1 घंटा बाद आपको कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल, इसका दुष्प्रभाव हमारी शरीर पर पड़ता है, और आप प्रयास करें कि 10 बजे के अंदर अंदर आप जरूर ब्रेकफास्ट कर लें अच्छे से, जो भी आपको करना है। और उसके बाद आप 2 से 3 के मध्य में आप जो भी भोजन लेना चाहते हैं ले लें। सूर्यास्त के बाद आप बिल्कुल ना खाएं कुछ भी। सिंपल वे में मैं आपको शॉर्ट में ऐसे ही बता सकता हूँ अभी। और विशेष मैं एक बात पर विशेष जोर दूंगा, सैलेड का जरूर प्रयोग करिए। आप कच्चे अन्नों का जितना प्रयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें भी विशेष गेहूं का प्रयोग आप कम करो। अभी हमारे देश में ये भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। आप मोटे अनाज हम लोग खाते थे पहले के समय में, जौ, बाजरा, मक्का, इन चीजों का हम लोग प्रयोग करते थे, और चावल हमारे देश की संस्कृति ये पहले से ही मिलती है। यानी कि आप मिलेट की बात कर रहे हैं। तो मिलेट में तो रागी, ज्वार, बाजरा, रागी भी आ गया है इस समय। जरूर। तो मिलेट को अभी तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है।
भी प्रमोट कर रही है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि वास्तविक आहार जो हमारा था वो यही था जी। गेहूं का हम प्रयोग करने लगे। जैसे अंग्रेजों ने हमें यहाँ पर आकर, फॉरेन से आकर हमें क्या सिखाया, पहले फ्री में उन्होंने चाय पीना सिखाया। और आज हमारे देश में या हमारे यूथ में, हमारे बच्चों में, सभी में आप देखते हैं कि इसकी आदत इतनी बुरी पड़ चुकी है कि वो सुबह से शाम तक चाय पीते हैं। और लोग ऐसे ऐसे भी जवाब देते हैं कि चाय नहीं पियेंगे तो सिर दर्द होगा। नहीं सुधांशु जी, थोड़ा सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये तो बात सत्य है कि विदेशियों ने आकर हम लोग को इसका एक तरह से इसके अमल में ला दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पद्धति जो थी या हमारे ऋषि मुनि जो कह गए, और वर्तमान समय में डॉक्टर भी यही बता रहा है कि 3 सफेद चीजों का कम से कम प्रयोग करें या त्याग दें। तो त्याग नहीं सकते हैं, कम से कम जैसे मैदा हो गया, नमक हो गया और चीनी हो गई, शक्कर हो गया। तो 3 सफेद चीजों का हमें जो है बहुत ही अल्प मात्रा में प्रयोग करना है। तो अब बात आती है कि हम लोग योग की बात कर रहे थे, योग से जुड़ता हुआ बात आती है। आपने महर्षि पतंजलि की बात की, रामदेव बाबा की बात की। रामदेव बाबा आयुर्वेदिक दवाओं का व्यापार भी कर रहे हैं, आयुर्वेद को प्रमोट भी कर रहे हैं। आपकी नजर में क्या है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जी जरूर, मैं कम से कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल और एक होता है क्योर। कंट्रोल का अर्थ हो गया कि नियंत्रित कर देना आपको, और क्योर का अर्थ हो गया कि जड़ से उसे समाप्त कर देना। तो जो आप अगर एलोपैथी का प्रयोग कर रहे हैं तो एलोपैथी से क्या होता है, केवल कंट्रोल होता है आपको। और जो आप योग, आयुर्वेद और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ अगर आप अग्रसर होते हैं तो उससे किसी भी बीमारी को आप क्योर कर सकते हैं। तो अगर जिनको क्योर करना है, जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ की मेडिसिन अगर आप एलोपैथी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, फिर आपको आगे किडनी डिसऑर्डर्स का होना, फिर पेशाब अनियंत्रित हो जाना, आई साइड का वीक हो जाना, कहीं कट जाना तो फिर वो घाव नहीं भरता जल्दी। तो इन सब के लिए अगर आप अपने आसपास में गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवला, ये सारी औषधियाँ हैं, करेला है, टमाटर है, इन सब का आप प्रयोग नियमित रूप से करते रहिए। जामुन की जो गुठली होती है, जामुन का जो बिया होता है, उसका पाउडर अगर आप यूज करते रहें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्रत्येक दिन प्राणायाम और योग करते रहें तो आप हमेशा स्वस्थ रहें। सुधांशु जी, हमारे इस वार्ता के क्रम में अभी तक जितनी भी वार्ता हमारी आरजे जिमी ने आपसे की या मैंने थोड़ा बहुत पूछा, वो सब थ्योरेटिकल ज्ञान था। अब प्रैक्टिकल ज्ञान की ओर आते हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान में चूंकि योग तो मॉर्निंग में लोग टीवी खोल के देख लेते हैं, इधर उधर से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। हम एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में ये बहुत प्रमुखता से छापा गया था कि आपने फातिमा के कुछ बच्चों को योग सिखाया था, और उस योग को उन बच्चों ने 1-1 घंटे तक उस आसन में वो रहे, और उसको योग रिकॉर्ड में उसको शामिल किया गया। वहां से शायद लोग भी आए हुए थे, जो एक जूरी होती है उसको देखने आई हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हमारे श्रोताओं को बताएं, और ये भी बताएं कि किस बच्चे ने कौन सा योग आसन किया और उससे क्या लाभ मिल सकता है और कितनी देर किया। जी मैं जरूर बताऊंगा। हमारे 4 बच्चों ने, गोंडा डिस्ट्रिक्ट के 4 बच्चों ने, एक फातिमा स्कूल की बच्ची थी क्लास 6 की, उसने किया अक्षिति सिंह, और एक जयपुरिया का बच्चा था पार्थ बिश्नोई, और तीसरा जो सनबीम स्कूल का एक बच्चा था तो शौर्य सिंह, तो उसने भी प्रतिभाग किया, और चौथा एक बच्चा और भी था उसमें। तो ये 4 बच्चों ने हमारे प्रतिभाग किया वहाँ पर। और इसके पहले भी गोंडा डिस्ट्रिक्ट से योग बुक ऑफ रिकॉर्ड में बच्चों ने अपना नाम दर्ज करवाया है, और उस पर आशीष है और माही है और आस्था सुमन। तो इन सभी बच्चों ने जैसे पहले चक्रासन वॉकिंग, इन्होंने 400 मीटर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पूरा वॉक किया था इन बच्चों ने। अभी जो फातिमा स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया विगत पिछले 8-10 दिन पहले, तो उसमें अक्षिति सिंह ने, इस बच्चे ने 1 घंटे 3 मिनट इसने कर्णपीड़ आसन में लगभग एक विश्व कीर्तिमान बनाया। उसके बाद जो हमारे दूसरा बच्चा था जो पार्थ बिश्नोई, उसने लेग ओपनिंग करके, और उसने 1 घंटे 1 मिनट या 2 मिनट का शायद उस बच्चे ने भी बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक। और उसके बाद सौर्य ने लगभग 1 मिनट में 74 पुशअप उसने लगाया। छोटा बच्चा है वो अभी 7-8 साल का, और उस बच्चे ने 74 पुशअप 1 मिनट में लगाया चक्रासन। मैं तो क्यों जिमी जी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक उंगली को केवल आप 5 मिनट तक ऐसे खड़े किए रहिए, या किसी भी रूप में आपको एक मतलब जिसे कहते हैं, हम लोग पहले एक खेल खेलते थे स्टैचू,
कि जो जिस मुद्रा में वहीं खड़ा हो जाए, तो शायद 5 मिनट भी पार पाना बड़ा मुश्किल होता था। यहाँ तो बच्चों ने 1-1 घंटे कर लिया। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, इस पर क्या कैसे? मैं कॉलेज टाइम में था, वहाँ से जब हम पढ़ते थे तब भी हमें ये चीज़ें पता है कि बच्चे एक आसनों में जो आसन जितनी देर तक वो लगा सकते हैं, मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, तो इसमें वो विश्व रिकॉर्ड भी बनाते हैं। तो इसके लिए विगत पिछले 2 वर्षों से हम लोग बच्चों की तैयारी करवा रहे थे, और अभी इस बार संपर्क हम लोगों ने किया और उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया, और फिर उसके बाद बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया। जी सर, आपने बहुत ही प्यारी बात बताई। अभी आपने, क्योंकि आपने सभी माताओं बहनों से एक चीज निवेदन किया था कि ब्रेड ना दें अपने बच्चों, तो ब्रेड से मेरे माइंड में एक चीज ये क्लिक हुई थी कि ब्रेड, ब्राउन ब्रेड खाना वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जो जिम एक्सरसाइजेस की तरफ बहुत जाते हैं। तो जिम एक्सरसाइजेस को आप किस नजर से देखते हैं कि आपको लगता है कितना बेटर है वो? मैं 2 ही लाइन में इस बात को खत्म करूंगा। एक तो सबसे बड़ा शब्द इसमें क्या है कि जिम जो बच्चे कर रहे हैं उसमें स्टेरॉइड बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि अगर उसका जितना वो प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है, एक बार फैट तो आपका बढ़ जाता है, लेकिन अभी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है सुनने में। आप देखते हैं जनरली बहुत से एक्टर एक्ट्रेस को भी, नॉर्मल लोगों को भी। तो इससे मैं यही बताऊंगा कि आप योग जो करते हैं, तो योग में दंड बैठक की भी क्रिया है, तो उससे बहुत आप सामर्थ्यवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, श्रद्धावान होंगे, बलवान भी होंगे, संस्कारवान और चरित्रवान हो जाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राणायाम जो है योग में, प्राणायाम और ध्यान, इसको करने से 2 शब्दों में अगर कहा जाए, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो आपके स्ट्रांग होते हैं वो आसन से, जिम से, या आप कर रहे हो तो उससे भी ये स्ट्रांग होते हैं। लेकिन प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपके हैं। तो आप प्राणायाम और ध्यान जरूर करिए, और हर घर में करें। और क्योंकि अभी जो हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो दवा और दारू में हो रहा है, 2 ही जगह। नशे दुर्व्यसन में आज की यूथ बर्बाद है लगभग, और दूसरा सारे घरों में दवाइयाँ इतनी ज्यादा आती है, जितना वो पैसा नहीं कमाते उससे ज्यादा तो वो दवाइयों में पैसा खर्च करते हैं, एक खाने के लिए और दूसरा पैखाने के लिए। इसी के लिए वो सारा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं। तो आप इनसे बचना है तो योग को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। और योग एक ऐसी पद्धति है जिसको अपनाकर आप शांत, सहज, सरल होकर और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में कि करें योग, रहें निरोग, और आप सभी अपने जीवन में योग को एडॉप्ट करें, यूथ, बड़े सभी। और योग में आप बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर भी बना सकते हैं। योग से अभी ग्रेजुएशन मास्टर कर सकते हैं, अभी इसमें नेट भी आप कर सकते हैं, जो JRF आदि बीट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और योग में अभी गवर्नमेंट जॉब से लेकर के आप हर एक सेक्टर में आप आगे जा सकते हैं। आज की यूथ, मैं भी देखता हूँ जनरली हमारे पढ़ाई के टाइम से कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो BTech, MTech, MBA आदि करके, और फिर वो आज 15-20 हजार रुपए की नौकरी दिल्ली, मुंबई में कहाँ कर रहे हैं, और वो तमाम दुर्व्यसनों के शिकार हो गए हैं। तो इनसे बचने के लिए भी आप एक तो बचे रहेंगे, योग करेंगे, और दूसरा योग एक ऐसी पद्धति है कि मैं ये भी यूथ को कहना चाहूंगा कि आप किसी पार्क में बैठ जाइए 1 घंटे, तो भी आप 50 हजार रुपए बहुत आराम से कमा सकते हैं अगर आप में स्किल होगी। क्योंकि टैलेंट जो होता है वो साइलेंट नहीं जाता कभी भी, और सब में टैलेंट है हर एक बच्चे में। जी, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया सर। अपने लिसनर को बस एक बात से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो जिम जा रहे हैं, हमारी बॉडी को, हमारे फिगर को मेंटेन कर देगा, आप ये बहुत बड़े भ्रम में हैं। वो जिस दिन आप जिम छोड़ेंगे ना, आपके बॉडी पे वो उल्टा रिएक्ट करेगा। मैं ये कहूंगी कि आप एक्सरसाइज, प्राणायाम और योगा को प्रेफर करिए। वो हो सकता है कि आप जो चीज चाहते हो, या सपोज दैट आप अपनी वैली फैट को कम करना चाहते हैं, A to Z आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि रिजल्ट उतना फास्ट ना दे, लेकिन जब भी देगा ना वो एकदम बेटर रिजल्ट देगा। एंड जैसा कि हमारे योगा इंस्ट्रक्टर ने बताया कि वो हमारी अंदरूनी चीजों को भी कम करता है, हमारे मन को विचलित होने से बचाता है, हमारे डिप्रेशन को कम करता है, हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं योगा को लेकर कि जो आप करके अपने आप को बहुत खूबसूरत, अपने अंदर विचार का परिवर्तन कर सकते हैं, आपका व्यक्तित्व उससे अच्छा हो सकता है, थिंकिंग पावर A to Z आप योगा से बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो हमें सर से आज बहुत ढेरों सारी जानकारियां मिली हैं, और सर ने बिल्कुल आपको ये बताया कि योगा कहीं ना कहीं सिर्फ आपको ही बेहतर नहीं बनाता है, वो आपको आपकी जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी में कमाने के तरीके भी देता है। योगा को लेकर सर ने बिल्कुल बताया कि आप उसकी तरफ अपना करियर भी बना सकते हैं। कितने सारे योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आज योगा इतनी खूबसूरत चीज है हमारी इंडिया की कि उसको फॉरेनर भी अपने अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ पे
अपनी दिनचर्या में और सबसे शामिल बड़ा कर रहे विषय हैं। तो ये भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी योग करते हैं, तो जो राजनीति में जाना चाहते हैं वो भी योग करें, उस सेक्टर में भी आप अच्छा कर ले जाओगे। और मैं लास्ट में यही बात विशेष कहना चाहता हूँ कि आप योग करिए, इस सबके लिए महत्व रखता है। और अभी कोविड टाइम में आप देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस की बात जैसे आपने कही, तो मैं ये भी कहूंगा कि एक्टर एक्ट्रेस सभी योग करते हैं। करीना कपूर ले लो, आप शिल्पा शेट्टी ले लो, सभी के वीडियोस पड़े हुए हैं तमाम, मलाइका अरोड़ा से लेकर के, ये सब डेली योग करते हैं और तभी ये स्वस्थ है। और जो योग नहीं करते वो डिप्रेशन, एंजाइटी में जाते हैं और फिर लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं। तो इनसे बचने के लिए आप जरूर योग को अपने जीवन में आत्मसात करें। जी, बहुत प्यारी बात सर से आज सुनने को मिली, समझने को मिली। हर एक लाइन में इतनी खूबसूरती से सर ने हमें समझाया है योगा के महत्व को, कि हम खुद को कैसे बदल सकते हैं, एक अच्छे रास्ते की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार उसके अंदर घुसिए, एक बार उसको पहचानने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है कि योगा हर किसी को अपने लाइफ में बिल्कुल शामिल करना चाहिए। तो आज की जो हमारी ये सेशन था गोधली प्रोग्राम का, जो भी मोटिव था, आई थिंक कि लिसनर आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं अपने सभी लिसनर से यही बस उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद वो योगा को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे। सो थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए, हमारे लिसनर को अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। लिसनर आपको एक बार फिर से बता दूं, आज हमारे बीच सुधांशु द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गोंडा से मौजूद थे हमारे बीच में। सर से ढेरों सारी जानकारियां हमें मिली हैं और बिल्कुल वो आपके लिए उपयोगी जरूर रही होंगी। तो थैंक यू सो मच। कल फिर इसी प्रोग्राम गोधली में आपसे मुलाकात होगी किसी खास मेहमान के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए बने रहें और सुनते रहें ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।